हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द जावा प्लेसमेंट कोर्स। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। इससे पहले हमने फंक्शंस की एक एक्सरसाइज दी थी जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, उन सब के सॉल्यूशन नीचे आपको मिल रहे होंगे। इस लेक्चर में हम कुछ कोड नहीं कर रहे होंगे, हम सीख रहे होंगे कि अपने कोड के लिए जो हमने लिख चुके हैं इतने सारे कोड, उन सब के लिए हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करें। अब बात करें अगर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो हम सब ने अपने घर पर बैठकर एप्स चलाई होंगी फोन के ऊपर। तो हमें ज्यादातर वो एप्स अच्छी लगती हैं जो एक तो मेमोरी कम लेती हैं, स्पेस कम लेती हैं हमारे फोन के अंदर। तो एक तो हमें वो एप्स अच्छी लगती हैं जो मेमोरी कम लेती हैं, स्पेस कम लेती हैं हमारे फोन के अंदर, कम स्पेस में वो स्टोर हो जाती हैं। साथ के साथ वो एप्स जो लोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती, जल्दी जल्दी चल जाती हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी चीज कोडिंग से रिलेटेड है, जो भी कोड होता है या कोड का आउटपुट, जैसे एक ऐप, एक वेबसाइट, वो उतना ही अच्छा होगा जितनी वो कम स्पेस लेगा और जितनी जल्दी वो काम करेगा। तो स्पेस और टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट आना चाहिए वो इतना एफिशिएंट हो कि वो जल्दी जल्दी काम करे, मतलब कम टाइम ले और वो कम स्पेस ले। और इस लेक्चर में हम सीख रहे होंगे कि अपने कोड के लिए कैसे हम वो टाइम निकालें जो वो लेता है एग्जीक्यूट करने में, और साथ के साथ कैसे वो स्पेस या मेमोरी निकालें जो वो लेता है एग्जीक्यूट करते टाइम, जो वो ऑक्यूपाई करता है एक कंप्यूटर में, एक मशीन में। अब बात करते हैं हम सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अब सिंपल भाषा में बात करें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट साइज एंड रनिंग टाइम या फिर ऑपरेशंस। अब एक जो सिंपल कोड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल कोड है जिसमें हमने सिर्फ मेन फंक्शन लिखा हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया जिसके अंदर हेलो हमने टाइप किया हुआ है। अब ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म होने में बहुत कम टाइम लगता है एक कंप्यूटर के अंदर, एक कोड के अंदर, तो उतना ही यूनिट टाइम इस कोड में लग रहा होगा। अब अगर एक और प्रोग्राम का एग्जाम्पल ले जिसमें दोबारा मेन फंक्शन है पर इस बार प्रिंट स्टेटमेंट्स 2 हैं, तो यहां पर वही जो ऑपरेशंस हैं वो डबल हो गए, तो 2 टाइम्स इंटू 1 ऑपरेशन का टाइम हमारा जो टोटल टाइम है वो बन जाएगा और वही टाइम इस कोड को रन करने में लग रहा होगा। अब ये जो ऑपरेशंस के छोटे छोटे टाइम हैं ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम टाइम लगता है इनको एग्जीक्यूट होने में। पर इसका फर्क पड़ना तब शुरू होता है जब ये जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत सारे हो जाते हैं। और ये ऑपरेशंस यूजुअली जो भी हम कोडिंग कर रहे होंगे जावा के अंदर वो डिपेंड करेंगे हमारे इनपुट साइज पर। अब ये इनपुट साइज क्या है, जो भी स्कैनर क्लास से हम n इनपुट लेते थे या m इनपुट लेते थे, उसके बेसिस पर अगर हमारे कोड के अंदर कोई भी ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारा इनपुट साइज बन जाएगा, और जितना बड़ा इनपुट साइज होगा उतना बड़ा होगा हमारा कोड। अब इस चीज को समझने में थोड़ी परेशानी हुई होगी, तो इसे थोड़ा एक और बार समझते हैं। मान लीजिए हमने स्कैनर क्लास से इनपुट लिया एक वेरिएबल n। अब जैसे ही इस वेरिएबल n को हमने इनपुट लिया उसके बाद हमने एक फॉर लूप चला दिया, और ये फॉर लूप क्या करता है, i = 0 से n तक जाता है और प्रिंट कर देता है हेलो। ऐसा सा हमने कुछ कोड लिया है। अब इस कोड के अंदर आप देखेंगे कि प्रिंट करवाने में लगता है एक ऑपरेशन, लेकिन हमने इस ऑपरेशन को कितने टाइम्स करवाया, इसको करवाया है n टाइम्स। n टाइम्स यानी हमारा ये लूप अगर n बार रन करेगा तो प्रिंट भी n बार होगा, और वो प्रिंट वाला ऑपरेशन हमने n टाइम्स रिपीट करवाया। तो जितना बड़ा हमारा ये n होगा जिसे हमने इनपुट लिया है अपने कोड के अंदर, उतना ही ज्यादा हमारा कोड टाइम ले रहा होगा। इसीलिए जितना टाइम हमारा कोड ले रहा है वो डिपेंड करता है बहुत हद तक हमारे इनपुट साइज पर। तो एक तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम रिलेशन निकाल रहे हैं कि किस तरीके से हमारा इनपुट साइज हमारे रनिंग टाइम या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड है। अगर हम अपने इनपुट को डबल कर दें तो हमारा रनिंग टाइम कितना हो जाएगा, उसको 3 टाइम्स कर दें तो हमारा रनिंग टाइम कितना हो जाएगा। तो उसके बीच में जो रिलेशन है ये लीनियर भी हो सकता है, यानी अगर हमने इनपुट को 10 से बढ़ाया तो हमारा रनिंग टाइम भी 10 से बढ़ रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक यानी अगर हमारा इनपुट साइज को हमने 2 टाइम्स बढ़ाया तो हमारा जो रनिंग टाइम या ऑपरेशंस होंगे वो 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे। ये क्यूबिक भी हो सकता है। रनिंग टाइम अगर 2 टाइम्स बढ़ा
तो हमारे ऑपरेशंस 8 टाइम्स बढ़ जाएंगे। ये लॉग एन वाला रिलेशन भी हो सकता है, ये स्क्वायर रूट वाला रिलेशन भी हो सकता है, और इसी तरीके से मल्टीपल रिलेशंस निकल कर आ सकते हैं। और हमारा कोड उतना ही अच्छा होगा जितना छोटा हमारा रिलेशन होगा, जितनी कम तेजी से हमारे ऑपरेशंस बढ़ रहे होंगे हमारे इनपुट साइज के साथ। अब थोड़े से एग्जांपल्स के साथ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कुछ कोड्स की, एंड उससे हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है एक फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक इनपुट लिया है n, उसके बाद एक लूप चल रहा है n टाइम्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इनपुट n है तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, हमारा जो रनिंग टाइम होगा कोड भी, वो भी n होगा। तो एक तरीके से हमारा जो टाइम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं कोड के अंदर, या उसका रनिंग टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इनपुट n से। यानी जैसे जैसे आप n बढ़ाते जाएंगे उसी गति से हमारे ऑपरेशंस बढ़ रहे होंगे, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही होगी। तो कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये एक लीनियर रिलेशन है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम 3 तरीके से निकालते हैं। इनमें से सबसे पहला होता है बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब नाम से ही काफी क्लियर हो रहा है कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है कि वो मिनिमम टाइम जिसमें अगर बेस्ट केस दिया हो हमारे कोड में तो हमारा कोड चल जाए। एवरेज यानी वो एवरेज टाइम जिसमें मोटा मोटी करके अगर हम देखेंगे तो हमारा कोड इतने एवरेज टाइम में चल रहा होगा। और वर्स्ट टाइम यानी कुछ भी हो जाए, हमारा कोड जो है वो इस टाइम को एक्सीड नहीं कर रहा होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और हमें ढूंढना है इस पूरी की पूरी लिस्ट में से एक नंबर 1 के लिए। अब इन नंबर का ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। मान लेते हैं पहला ऑर्डर जो हमें दिया है दैट इज 1 2 3 4 5 और हमें सर्च करना है 1 के लिए। अब हम 1 के लिए सर्च करने निकलेंगे तो पहली ही पोजीशन पर यानी पोजीशन इज इक्वल टू 1 पर हमें 1 मिल गया और इसके बाद हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो कितने ऑपरेशंस लगे? हमें एक ऑपरेशन लगा, यानी एक यूनिट ऑफ टाइम लगा हमें। तो ये है हमारा बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी वो 1 ऑपरेशन के इक्वल होगी। अब दूसरा अगर केस कंसिडर करें कि ऑर्डर हमें जो दिया हुआ है वो कोई रैंडम ऑर्डर है, 3 4 5 भी हो सकता है, 2 3 4 1 5 भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ रैंडम ऑर्डर हमें दिया होगा। इसके अंदर अगर 1 में आ रही है तो इसके अंदर अगर बात करें तो सारे के सारे जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उन सब की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे n के साथ, तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बेस्ट केस में हमारे पास एक ऑपरेशन लग रहा था, सेकेंड बेस्ट केस वो होगा जिसमें दूसरी पोजीशन पर मिल जाए, उसके बाद तीसरी पर, चौथी पर और फाइनली 5वीं पर, डिवाइडेड बाय 5। अब इसी चीज को जनरलाइज कर दें तो ये होगा 1 + 2 जब तक ये n तक नहीं जाता, डिवाइडेड बाय n, जहां पर आ रहा होगा ऊपर जो है वो है फर्स्ट n नंबर्स का सम यानी n × n + 1/2 डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारा आ रहा है n + 1/2। तो ये टाइम लग रहा होगा हमारे एवरेज केस में। तो इस तरीके का रिलेशन रहेगा। ये अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक लीनियर रिलेशन ही आएगा एक तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ही बन रही है इसमें कंडीशन। अब अगर अपने थर्ड केस की बात करें विच इज द वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस के अंदर हमारे जो नंबर्स अरेंज होंगे वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे 5 4 3 2 1, या फिर सामने वाले नंबर्स का कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। हमारा 1 जो है वो लास्ट में होगा। अब 1 तक पहुंचने के लिए हमें हमेशा n स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे और यहाँ पर n = 5 है। अब जैसे ही ये 5 बढ़कर 10⁵ हो जाएगा, यानी हमारे पास 1 लाख नंबर्स अगर आ गए तो हमें 1 लाख स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो आ जाएगा n के साथ। तो ये बन जाएगी हमारी वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपने इनपुट साइज n के साथ। इस एग्जाम्पल के लिए एवरेज केस में भी n के साथ कर रहे हैं और बेस्ट केस के लिए कर रहे हैं हम 1 के साथ। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक फिक्स तरीका होता है कोडिंग के अंदर। फिक्स तरीका क्या होता है कि बेस्ट केस के लिए आप इसे लिख दे ω(1), इस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा, तो इसे लिखते हैं ω(1). एवरेज केस को हम कहते हैं, इसे लिख दे θ(, सिंस n आया था n + 1/2, और वर्स्ट केस को लिख दे बिग O (n).
तो यहाँ पर बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओमेगा ऑफ 1, एवरेज केस की थीटा ऑफ n, जिसमें n+1/2 इज अल्टीमेटली n, और वर्स्ट केस में हो जाएगा बिग O ऑफ n। अब जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन जनरल बात कर रहे होंगे हमारे इंटरव्यूज तक या कोडिंग करते टाइम, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते टाइम, तो हम हमेशा लेंगे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे हम बिग O में बात करेंगे। वर्स्ट केस क्यों? क्योंकि हम वो वर्स्ट केस निकालना चाहते हैं जिससे ऊपर हमारा कोड कभी टाइम लेगा ही नहीं। अगर हमने वो निकाल लिया तो उस हिसाब से हम अपनी चीजें सिस्टमैटिकली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम एवरेज केस और बेस्ट केस को निकाल सकते हैं पर हम उसे कंसिडर नहीं करते, हम बात करते हैं हमेशा अपने वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। और ये जो सिंबल्स हैं ये कुछ नहीं है, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पर एक और जो थ्योरम है कोडिंग के अंदर, उसे हम कहते हैं मास्टर्स थ्योरम। हम आने वाली क्लासेस में मास्टर्स थ्योरम के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। इस क्लास में चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए इसलिए यहां पर नहीं पढ़ रहे। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा बेस थोड़ा बनेगा। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने इनपुट ले लिया है n। अब यहाँ पर एक फॉर लूप हम चला रहे हैं जो चलेगा n टाइम्स, और फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसे कहते हैं नेस्टेड। अब अगर बात करें कि अंदर वाला ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये कितनी बार रन होगा, यानी कितने ऑपरेशंस इस कोड के अंदर परफॉर्म हो रहे होंगे, तो इसको थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले एनालाइज करेंगे आउटर स्टेटमेंट। अगर हम n = 5 के लिए एक केस ले लें तो क्या होगा, बाहर वाला जो आउटर लूप होगा वो रन करेगा i = 0 के लिए, i = 1 के लिए, i = 2, i = 3, i = 4 एंड i = 5 के लिए रन नहीं करेगा, सिर्फ 4 तक जाएगा। और जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी, यानी फर्स्ट केस के अंदर इनर लूप या इसे हम नेस्टेड लूप अगर कहें तो वो रन करेगा फिर से n टाइम्स। तो वहां पर भी j की जो वैल्यू है वो पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2, 3, 4 और 5 नहीं होगी, सिर्फ 4 तक जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमारे n की वैल्यू बढ़ जाती तो i = 0 के लिए लूप रन करता n टाइम्स। अब i = 1 के लिए भी सेम चीज होगी, j की वैल्यू पहले बनेगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके से i = 1 के लिए भी इनर लूप रन करेगा n टाइम्स। सेम फॉर i = 2 एंड इसी तरीके से सारे i की वैल्यूज के लिए इनर लूप n टाइम्स रन कर रहा है। अब हम बात करें अगर कि ये i की वैल्यू कितनी बार चेंज हुई, कितनी बार हमारा आउटर लूप रन किया, तो वो था n टाइम्स। और हर आउटर लूप के रन करने पर इनर लूप कितनी बार रन किया, तो वो भी था n टाइम्स। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल हेलो जो हमारा अंदर वाला ऑपरेशन है वो कितनी बार परफॉर्म हुआ, हेलो हमारा प्रिंट हुआ होगा n × n टाइम्स। तो इस पूरे के पूरे कोड की जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास निकल कर आएगी, दैट विल बी बिग O ऑफ n², क्योंकि n² बार ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इससे ऊपर हमारा कोड कभी भी नहीं जा सकता। अब अगर बात करें एक और एग्जाम्पल की, तो उसमें हमने ये कोड लिया जिसके अंदर इस बार सिर्फ n को इनपुट नहीं किया, m को भी इनपुट किया है। अब आउटर लूप यहाँ पर चल रहा है n टाइम्स और इनर लूप चल रहा है हमारा m टाइम्स। अब यहाँ पर भी थोड़ा ड्राई रन करके देखें तो i = 0 के लिए j की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 एंड इसी तरीके से m तक जाएगी। सिमिलरली i = 1 के लिए j की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 एंड m तक जाएगी। i = 3 के लिए भी j की वैल्यू 0 से लेकर m तक जाएगी एंड सेम होगा जब तक हमारा i n के इक्वल नहीं होता, j की वैल्यू 0 से लेकर m तक जाएगी। तो हमारा जो आउटर लूप रन कर रहा है वो रन कर रहा है n टाइम्स, और इनर लूप जो है वो हर एक सिंगल बार कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, m ऑपरेशंस, यानी m टाइम्स रन कर रहा है। तो इस बार इस वाले कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस में, यानी मैक्सिमम ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हो सकते हैं, वो हो सकते हैं n × m। तो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कहेंगे कितनी है, वो है बिग O ऑफ n × m। तो कुछ इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम n और m को इनपुट तो ले रहे हैं, पर यहाँ पर हम नेस्टेड लूप्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हमने 2 सेपरेट लूप्स लिखे हुए हैं। पहला लूप आपका है एक फॉर लूप जो रन करता है i = 0 से लेकर n के लिए। दूसरा भी एक फॉर लूप जो रन करता है j = 0 से m के लिए। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं, तो इस फॉर लूप में, पहले वाले फॉर लूप में परफॉर्म हो रहे हैं n ऑपरेशन, तो मतलब इसे लग रहा है n टाइम। दूसरे वाले फॉर लूप में परफॉर्म हो रहे हैं m ऑपरेशन, तो इसे लग रहा है m टाइम। अब
फॉर लूप के बाद फॉर लूप आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, पिछली बार नेस्टेड लूप की तरह मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पर पहले n टाइम्स हेलो प्रिंट होगा, फिर m टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी बिग ऑफ n प्लस m। अब जब हम n और m को 2 और 3 लेंगे तब तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि टाइम कितना लगने वाला है, लेकिन अगर n की वैल्यू 10⁶ हमने ले ली और m की वैल्यू ले ली हमने 3, तो उस केस में हमें दिख रहा है कि हमारी जो बिग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो n की तरफ जा रही होगी। क्यों? क्योंकि n इतना सिग्निफिकेंट है कि m उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आ रही होगी वो हमेशा बड़े इनपुट साइज पर डिपेंड करती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो इफेक्ट पड़ता है वो छोटे इनपुट साइजेस पर हमें इतना देखने को नहीं मिलता, वो तब देखने को मिलेगा जब हमारे कोड के अंदर इनपुट साइज जो है वो एक्सपोनेंशियल आ रहा होगा, बहुत बड़ी वैल्यू में आ रहा होगा। अब एक बार कंपेयर करते हैं 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को, ताकि हम कंपेयर कर पाएं कि कौन सा कोड बेटर है, कौन सा कोड जल्दी रन करता है और कौन से कोड को रन करने में ज्यादा टाइम लगता है। एक कोड है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है बिग ऑफ n, एक की दी हुई है n², एक की दी हुई है n³। अब मान लेते हैं हम छोटे इनपुट पर हैं, यानी n = 1 के लिए अगर एनालाइज करें तो उसमें थोड़ा सा समझ सकते हैं कि बिग ऑफ n यानी इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा या 1 यूनिट टाइम लग रहा होगा, n² के लिए भी एक ऑपरेशन या 1 यूनिट टाइम लग रहा होगा, n³ के लिए भी 1 लग रहा होगा। अब अगर हम n को बढ़ाकर n = 2 कर दें तो n = 2 वाले केस में जहां बिग ऑफ n लग रहा था वहां तो 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 2 ही यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, लेकिन n² वाले केस में अब 4 हो गए हैं ऑपरेशंस, 4 यूनिट टाइम, n³ वाले केस में 8 यूनिट टाइम। सेम अगर ले n = 3 का केस तो बिग ऑफ n वाले में हमें लग रहा होगा 3 यूनिट टाइम, n² में 9 और n³ में 27 यूनिट्स ऑफ टाइम। और जैसे ही इस n को बढ़ाकर हम 10⁵ कर देंगे तो यहाँ लग रहा होगा 10⁵ टाइम, यहाँ लग रहा होगा 10⁻10 टाइम और यहाँ लग रहा होगा 10⁻30 टाइम। अब ये जो टाइम के बीच का डिफरेंस आया है ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला टाइम बहुत कम है और ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बेस्ट कोड होगा जिसका टाइम सबसे कम है वो ये होगा, सेकंड नंबर पर ये होगा एंड थर्ड नंबर पर होगा हमारा n³। तो आगे जाकर हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे, कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ रहे होंगे जिसमें हमें क्या करना होगा, अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना होगा। तो जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होती हैं, तो उसमें अगर आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n⁴ तक जा रही है या फिर आपकी फैक्टोरियल तक जा रही है तो वो भी ऑप्टिमाइज होकर n² तक आ जाती है, n³ तक आ जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने कोड के टाइम को कम से कम रखना ताकि हमारा कोड उतनी ही ज़्यादा जल्दी रन करे। अब बात कर लिया हमने कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आएगा जो डिफाइन करेगा कि हमारा कोड कितना अच्छा है या कितना बुरा है, और वो है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कि वो कोड कितनी मेमोरी में जगह ले रहा है। अब कोड मेमोरी में कितनी जगह लेगा वो डिपेंड करेगा कि कितने वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं उस कोड की वजह से। अब अगर इस कोड का एग्जाम्पल लें और अपनी मेमोरी को विजुअलाइज करें तो उसमें सबसे पहले स्टोर हो रही होगी स्कैनर की कुछ ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्टोर हो रहा होगा हमारा इंटीजर n, उसके बाद स्टोर हो रहा होगा हमारा ये वाला वेरिएबल i हमारी मेमोरी के अंदर। इसके अलावा मेमोरी के अंदर हम कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे, हमारे सिर्फ ये 3 वेरिएबल्स जो हैं मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे। अब हम इस इनपुट वेरिएबल n का साइज कितना भी बढ़ा दें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा कोड मेमोरी में कितना साइज लेगा, क्योंकि हमारा जो n वेरिएबल है वो स्टोर तो एक ही बार हो रहा है और वो जो इनपुट साइज है वो किसी भी चीज को इम्पैक्ट नहीं कर रहा स्पेस की टर्म्स में, यानी n की वजह से कोई नए वेरिएबल्स तो क्रिएट हो नहीं रहे। इसीलिए n का साइज हम बढ़ाते जाएंगे, अगर एक्सपोनेंशियल भी कर दें 10⁶, 10⁻10 भी कर दें तो भी हमारी जो स्पेस है वो इस पर्टिकुलर कोड के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब ये हमने वो केस ले लिया जिसके अंदर हमारी स्पेस कांस्टेंट रह रही होगी, हमारे इनपुट साइज पर डिपेंड नहीं करेगी। एक और केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमारी स्पेस जो है वो डिपेंड करेगी हेविली हमारे इनपुट साइज पर। अब इसमें बात करेंगे एक नए डेटा स्ट्रक्चर की जिसको कहते हैं हम एरेस। एरेस के बारे में हम आगे पढ़ रहे होंगे, पर इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर आपको एक ही टाइप के
बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने होते हैं तो आप इनको एक लिस्ट की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे अगर हमें काफ़ी सारे नंबर स्टोर करने हैं तो हम या तो x, y, z, a, b, c ये 6 वेरिएबल्स बनाए अपनी मेमोरी के अंदर, या फिर हम एक पूरी की पूरी लिस्ट बना लें जिसके अंदर पहला नंबर स्टोर कर दें, फिर दूसरा नंबर स्टोर कर दें, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड फाइनली अपना 6 नंबर स्टोर कर दें। तो यूजुअली हम जो प्रेफर करते हैं एक नंबर्स की लिस्ट को स्टोर कराने के लिए वो एक एरे डेटा टाइप को प्रेफर करते हैं। तो एक तरीके से हमने एरे बना लिया। अब मान लेते हैं 6 की जगह हमें 10 टू द पावर 5 नंबर स्टोर कराने हैं, तो हमारे ये जो एरे का साइज होगा ये कहाँ तक जाएगा, ये साइज चला जाएगा 10 टू द पावर 5 तक। तो ये वो केस है जिसमें हमारा जो इनपुट साइज है वो बढ़ा रहा है हमारी मेमोरी स्टोरेज को, यानी जितना ज़्यादा हम अपने इनपुट वेरिएबल n को बढ़ा देंगे, वो नंबर्स जिन्हें हमें स्टोर करवाना है, उतना ज़्यादा हमारा कोड मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये वो केस है जिसमें हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हेवीली डिपेंड कर रही होगी हमारे इनपुट साइज पर। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एरेज पर कैसे डिपेंड करती है वो हम एरेज वाले लेक्चर्स में ज़्यादा एक्सटेंसिवली सीख रहे होंगे। अभी के लिए बस ये जानना है कि कुछ केसेस में हमारा इनपुट साइज अफेक्ट करता है हमारी मेमोरी को और कुछ केसेस में नहीं करता। जिन केसेस में कर रहा है उन कोड्स में हमें ध्यान रखना होता है कि हम कम से कम मेमोरी को यूज़ करें ताकि हमारा कोड ज़्यादा एफिशिएंट हो, क्योंकि मेमोरी साइज सिर्फ हमारे कंप्यूटर को, हमारी मशीन को अफेक्ट नहीं करता, मेमोरी से रीड करने में और राइट करने में भी एक्स्ट्रा ऑपरेशंस लगते हैं हार्डवेयर लेवल पर, जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टाइम भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से हम ये लेकर जा रहे होंगे कि टाइम जितना कम हो हमारे कोड का उतना कोड अच्छा है, स्पेस जितनी कम हो हमारे कोड की उतना कोड अच्छा है। नीचे हमने इस वीडियो लेक्चर के आपको नोट्स दे दिए हैं, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आई होप कि आप सॉल्व कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।